हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं मैं बता दूं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पेपर में ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है आपकी रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी की सेक्शन में गिवन है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। देखो, ये टॉपिक एक ऐसा है जिसमें एक्यूरेसी मेंटेन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ रूल्स अगर इसके आपको पता है तो आप लोग पेपर में 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना ताकि उन लोगों तक भी ये चीज़ें पहुंच पाए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो हमारे अभी अपकमिंग एग्जाम सामने हैं जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, पटवारी, इलेक्शन असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर है, इनके मैक्सिमम लेक्चर जो हैं आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। हम लोगों ने जो बच्चे नहीं ढूंढ पाते चीज़ें यूट्यूब पे, उनके लिए हम लोगों ने हमारी ऐप पे यानी कि ट्रिपल ऐप पे कंपाइल्ड कोर्स की फॉर्म में लॉन्च कर दिया है, जिसकी फीस सिर्फ 500 रुपये। और अब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की हैं आपको, उसमें हम लोगों ने जो स्टडी प्लान है बेसिकली उसको कवर कर लिया है। अब हम काम करेंगे हमारे सेकंड एस पे यानी कि स्ट्रेटेजी पे, जिसके लिए मॉक टेस्ट शेड्यूल हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। पेपर जो आपके रिसेंट है, 1 महीने का टाइम हमारे पास है। पहले हमने कहा था हम इसके 5 टेस्ट देंगे, लेकिन इसको अब हमने बढ़ा के 10 टेस्ट कर दिया। ये आपको उन्हीं कोर्स में, जो 500 रुपए का कोर्स हम लोगों ने कहा है उसमें सब अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है ये 26 जून को है, उसका भी मॉक टेस्ट शेड्यूल आपके सामने है। और जो तीसरा हमारा पटवारी इलेक्शन असिस्टेंट है, इनके मॉक टेस्ट शेड्यूल हम लोग अब यहाँ पे ले आए हैं। आपको इन तीनों के प्रॉपर कोर्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट का जैसे एग्जाम आएगा उसके भी मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होंगे। जो लोग जम्मू से हैं, आप लोग अगर हमारी लाइब्रेरी में आना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। आप लोग इस नंबर पे अपनी कोई भी क्वेरी हो तो उसको पूछ सकते हैं लाइब्रेरी के रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी। देखो, ये टॉपिक एक ऐसा है जिसको अब आपको समझना पड़ेगा। 2 से 3 चीजें यहाँ पे मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको पेपर में काफी हेल्प करेगी सही आंसर मार्क करने के लिए, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अभी तक आप लोग नाम से समझ ही चुके होंगे कि स्टेटमेंट कंक्लूजन बेसिकली होता क्या है। अब देखो, स्टेटमेंट क्या होती है, कंक्लूजन क्या होता है, ये 2 चीजों पे आपका पूरा जो क्वेश्चन है ये फ्रेम होता है। आपको कोई एक स्टेटमेंट दी जाएगी जिसको आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, उस स्टेटमेंट को आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन इसमें दी होगी आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको इसको एनालाइज करना है, आपको समझना है कि किस चीज के बारे में बात की गई है। उसके बाद आपको दिए जाएंगे 2 कंक्लूजन, यानी कि क्या जो चीज आपको वहां पे मेंशन है स्टेटमेंट में, क्या वो जो कंक्लूजन आपको दिया वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जब क्वेश्चंस पे चलेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए मैं आपको बस बता रहा हूं कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन बनता है। पहली चीज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे होता क्या है, कंक्लूजन बेसिकली एक फैक्ट है जो कि हमें ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट हमें गिवन है यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उससे निकल पाएगा या नहीं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे जो चीज है ये आपकी डिसीजन पे काम करती है, लेकिन इसके 2 से 3 रूल्स हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो सीधा पहले मैं रूल के ऊपर बताता हूँ। देखो, मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जो हमारी ब्लड रिलेशन का था, या फिर जो हम लोगों ने डायरेक्शन सेंस कोडिंग डिकोडिंग में किया था, वैसे ही ये आप लोग मान के चलिए। ये जो रूल मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, अगर आप लोगों ने इसके अप्रोच के साथ चीजों को किया तो आपका कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टाइम पे, कभी भी किसी भी कंक्लूजन को रीच करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, थिंक ओनली अबाउट गिवन इंफॉर्मेशन। ये रूल नंबर 1 है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। क्या चीज कही है यहां पे मैं आपको बताऊंगा। आपको जो स्टेटमेंट में यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको स्टेटमेंट में गिवन है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को ही देखना है। आप लोगों को कितनी नॉलेज है, आप लोगों का कितना कंसेप्ट स्ट्रांग है, आप लोगों को कितना आता है, आपको इस सब में लेके आना है। सेम अगर आप लोगों ने कभी हमारी सिलॉग की क्लास को पढ़ा होगा तो वहां पे भी मैं आपको बताता हूं, सेम चीज मैं कहता हूं, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वही फॉलो करना है। जैसे आपको कभी दिया होता है ऑल मैन आर हेन, ऑल हेन आर डेन, तो हम लोग अगर अपनी दिमाग के अप्रोच में लाएंगे तो हम कहेंगे यार ऑल मैन तो हेन हो नहीं सकते, तो लेकिन पेपर के टाइम पे हमें ये बनाना ही पड़ता है इस तरीके से, और क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होता है। यहां पे मैं एक चीज आपको बोलता हूं बार बार कि हमें
अपनी चीजों को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना। जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है हमें सिर्फ उसके बारे में सोचना है, उसी को समझना है, उसके बाद काम करना है। और रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 भी यही चीज कहता है, नो नीड टू यूज और अज्यूम एनीथिंग। अब ये जो सेकंड रूल मैंने यहां पे लिखा है ना, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या बोली? जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको सिर्फ उसे रीड करना है जो स्टेटमेंट में मेंशन है। अपने बारे में या एक्स्ट्रा अपनी इंफॉर्मेशन को आपको ना ही यूज करना है, ना ही आपको कोई चीज अज्यूम करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 रूल है, ये आपको याद रखना है। ना ही आपको कोई चीज को यूज करना है, ना ही आपको अज्यूम करना है, ना ही आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। जो आपके सामने स्टेटमेंट में लिखा है सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ना है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ये आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा पेपर में। कभी भी अगर आपके सामने वर्ड्स का यूज होगा जैसे कि ऑल, ऑलवेज, एटलीस्ट, ओनली, एग्जैक्टली एंड सो ऑन, जब भी आपके सामने किसी भी डेफिनेटिव वर्ड यानी कि मान के चलो सिर्फ यही ओनली, अब जैसे क्या है स्टेटमेंट आपको दिया है, मान के चलिए लिखा है स्टेटमेंट में इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इन साउथ एशिया, ठीक है, ये आपको मान लीजिए स्टेटमेंट लिखी है। अब कंक्लूजन में क्या आपको दिया जाएगा? मान के चलिए कंक्लूजन में लिखा है इंडिया इज ओनली डेवलपिंग कंट्री विच इज शोइंग ग्रोथ, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए आपको इस तरीके से, मैं आपको सिंपल रूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। बहुत बार आप लोग एक्स्ट्रा सोचने की कोशिश करेंगे, जब भी आपको इस तरीके का वर्ड यूज हो जाएगा ना, ओनली, ऑल, ऑलवेज, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, जब भी ये वर्ड दिखे ये आपका कंक्लूजन हमेशा फॉल्स होगा, यानी कि ये कभी भी आपका फॉलो नहीं करेगा। याद रखना ये लाइन को, पेपर में बहुत बार हम लोगों ने ये चीजें देखी है, डायरेक्ट आता है और बहुत बार कंक्लूजन हमें लगता है कि सही है, लेकिन जब कभी भी ये वर्ड यूज हो गए इसको आप लोग आंखें बंद करके फॉल्स मान के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिया है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 3 रूल्स जो अभी हमने बताए हैं, इसी पे पूरा आपका भी आज का टॉपिक चलेगा। हम लोग अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को सारे डाउट जो है, या कोई अगर डाउट आपको आ रहा है तो वो आपका क्लियर हो जाएगा बहुत जल्द। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया, थिंक ओनली अबाउट गिवन इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन गिवन है सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेटमेंट में जो गिवन है उसके ही पढ़ना है। कंक्लूजन के टाइम पे हम लोगों को कभी भी अपने आप में से चीजें को अज्यूम नहीं करना, ना ही अपनी कभी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करना है। रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग कभी भी अगर आप लोगों को इस तरीके का वर्ड दिख गया तो आप उसको डायरेक्ट फॉल्स मान के आगे चल सकते हैं, फिर वो कंक्लूजन आपको किसी हद तक आपको वो बिल्कुल सही भी क्यों ना लगे, ठीक है। तो अब हम सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे ताकि आप लोगों को चीजें और क्लियर हो जाएं और आप लोग इसका आंसर कर पाएं। आपको पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं, इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस होंगे और आपको दिया जाएगा स्टेटमेंट और पूछा जाएगा कि कितने कंक्लूजन ऐसे हैं जो फॉलो कर रहे हैं नहीं। तो अब बात करेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है? सबसे पहले स्टेटमेंट में लिखा है स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस which tends to test the willpower of the smoker to the edge। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, हमें सिर्फ इसी कंक्लूजन को पढ़ना है, ठीक है। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इसी स्टेटमेंट को पढ़ना है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस, क्या कहा गया है? स्मोकिंग एक जो ह्यूमन वीकनेसेस है उनमें से एक है जिसके विच टेंड्स टू टेस्ट द विल पावर ऑफ द स्मोकर टू द एज, ठीक है। अब कंक्लूजन पे आएंगे सीधा। क्या लिखा गया है यहां पे? इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्मोकर्स टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखा गया है? ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल। पहले आप लोग 5 सेकेंड का पॉज लीजिए, आराम से इसको रीड करें, फिर आप बात करें कि इससे कंक्लूजन से निकलता है, ये स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकलते हैं, फॉलो करते हैं या नहीं। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखी गई है, अब यहां पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है, ये विल पावर को टेस्ट करता है एज तक, ठीक है। तो यहां पे ये भी जो चीज लिखी है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू द स्मोकर्स टू गिव अप स्मोकिंग इवन इफ दे वांट टू, बिल्कुल फॉलो करेगा। यहां पे सेम इसी लाइन को आप लोग मान के चले लिखा है यहां पे, थोड़ा सा ट्विस्ट करके। अब यहां पे हम बात करें, ह्यूमन बीइंग्स हैव अदर वीकनेसेस एज वेल।
अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे अदर वीकनेसेस के बारे में तो बात नहीं की, स्मोकिंग के बारे में बात चल रही है तो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो ध्यान से समझनी है। अब बिल्कुल हमें जो स्टेटमेंट गिवन है ना उसको ध्यान से पढ़ना है। पहली लाइन में क्या लिखा है, स्मोकिंग इज वन ऑफ द ह्यूमन वीकनेसेस। क्या लिखा गया है, स्मोकिंग जो है वो हमारी ह्यूमन वीकनेसेस में जो आती है उनमें से एक है। यानी कि यहां से पता चलता है कि ह्यूमन वीकनेसेस और भी बहुत तरीके की होती है। तो यहां का आंसर क्या होगा, दोनों फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर ई यहां पे क्या हो जाएगा, सही। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो नेक्स्ट पे चलेंगे। 5-7 क्वेश्चंस करेंगे, आपको चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। अब इसको इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, नो कंट्री इज एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज। अब क्या लिखा गया है, कोई भी कंट्री आज के डेट में एब्सोल्युटली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन में चलते हैं। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्या सीखने को मिला, क्या कंक्लूजन यहां से आ रहा है, इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो एंड प्रोड्यूस ऑल दैट अ कंट्री नीड्स। पहला यहां पे आया। दूसरा क्या लिखा है यहां पे, कंट्रीज मैन इन जनरल हैव बिकम लेजी। अब देखो आप लोग यहां से खुद ही इसका आंसर अभी तक कर चुके होंगे, ध्यान से पढ़ो क्या चीज कही गई है। यहां पे बात की गई है कि कोई भी कंट्री आज की डेट में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी वही गया है कि इम्पॉसिबल है किसी भी एक कंट्री के लिए हर एक चीज को ग्रो या प्रोड्यूस करना जो भी एक कंट्री को चाहिए। तो यहां पे बात जो है इसी कंटेक्स्ट में की गई है, कंक्लूजन भी इसी फॉर्म में आया है, तो ये फॉलो करेगा। लेकिन अब दूसरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ें, क्या कहीं पे भी यहाँ पे कंट्रीज मैन के बारे में बात की गई है, यहाँ पे बात की जा रही है पूरी कंट्री के रिस्पेक्ट में। जो मैंने आपको चीज बताई वही चीज को फॉलो करना, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है हमें बस उसी को ही फॉलो करना है। हमें खुद की नॉलेज को यहाँ पे नहीं लेके आना, ना ही हम लोगों को कोई चीज अज्यूम करनी है। हमें यहाँ पे नहीं पता कि कंट्रीमैन लेजी हैं या एक्टिव हैं, तो ये अपने आप में ही क्या हो गया, फॉल्स। ऑप्शन होगा ओनली 1। समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और चीजें क्लियर होंगी। अब देखो यहां पे क्या लिखा गया है, पॉइंट नंबर 3 पे, द नेशन एक्स faced the increased international opposition due to its decision to go on with 8 nuclear explosion। अब क्या कहा गया है, कोई एक नेशन है एक्स जिसको इंक्रीज्ड इंटरनेशनल ऑपोजिशन फेस करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसीजन लिया है टू गो विद 8 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। पहला पॉइंट। अब यहां पे क्या चीज है, अब इसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा। क्या लिखा गया है, द सिटीजन ऑफ द नेशन हैव फेवर्ड द डिसीजन। पहला पॉइंट क्या लिखा है यहां पे, आप लोग ध्यान से देखिएगा एक बार। क्या लिखा गया है, द सिटीजन ऑफ द नेशन हैव फेवर्ड द डिसीजन। पहला पॉइंट आपके सामने है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहां पे दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, यहां पे ध्यान से पढ़िएगा इसको, आप लोग आंसर करेंगे। सम पावरफुल नेशंस डोंट वांट अदर्स टू बिकम पावरफुल। अब ध्यान से देखो इसको एक बार, फिर आप इसके बारे में आंसर करिएगा। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है। क्या कहीं पे भी जो सिटीजन है नेशन के उसके बारे में मेंशन किया है? नहीं किया गया। तो कहीं से भी हमें नहीं पता कि उन्होंने फेवर किया या नहीं किया, तो ये क्या होगा, ये हो गया आपका फॉल्स, ये आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, सम पावरफुल नेशंस डोंट वांट अदर्स टू बिकम पावरफुल। अब देखो यहां पे क्या चीज है, यहां पे जो पॉइंट है, यहां पे कहीं पे भी दूसरी कंट्रीज को ये नहीं कहा गया कि कौन पावरफुल है क्या नहीं। यहां पे बस ये लिखा गया है कि जो नेशन एक्स है उसको इंटरनेशनल ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी क्योंकि उसने 8 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है उसके साथ जाने का डिसीजन लिया। लेकिन यहां पे ये जो पॉइंट है ये कहीं भी किसी भी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा कि सम पावरफुल नेशन के बारे में बात नहीं हो रही, बात हो रही है यहाँ पे नेशन एक्स के बारे में जिसको फेस करना पड़ रहा है इंटरनेशनल ऑपोजिशन। ठीक है, तो यहां पे ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, दोनों आपके हो जाएंगे फॉल्स। आई होप यहां तक समझ आया। नेक्स्ट पे बात करते हैं, चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर होंगी। अब यहां पे पढ़िए क्या है, एट प्रेजेंट 10% ऑफ अवर विलेजेस रिसीव 24 hours इलेक्ट्रिसिटी। इन द नेक्स्ट 2 years द स्टेट गवर्नमेंट वुड स्ट्राइव टू एड 16% मोर विलेजेस टू द लिस्ट। अब क्या लिखा गया है, ध्यान से पढ़िएगा। पहली चीज क्या लिखी गई है यहाँ पे, पहली चीज यहाँ पे लिखी गई है कि जो आज की हमारी विलेजेस हैं 10% जो हमारी विलेजेस हैं वहां पे क्या हो रहा है, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और कोशिश की जा रही है आने वाले 2 साल के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट 16% को और ऐड करेगी, 16% मोर विलेजेस जो है उसको लिस्ट में लाएगी। अब देखो पहली की चीज क्या लिखी है, कंक्लूजन पे आएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ना फिर इसका आंसर करना। क्या लिखा गया है, आज की डेट में एट प्रेजेंट 16% ऑफ द विलेजेस इन द स्टेट हैव नो एक्सेस टू द इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। अब ये ऑल जो है ये वो वाला ऑल नहीं है, तो वो उसमें कंफ्यूज मत होना।
फिलहाल इस पे पहले बात करेंगे। देखो मेंशन क्या किया गया है स्टेटमेंट में, अब हम एक बार आराम से पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है, 10% जो विलेजेस हैं वो रिसीव कर रही है 24% इलेक्ट्रिसिटी। बात यहाँ पे 10% के बारे में की गई है, कहीं पे भी वहां पे मेंशन नहीं है कि 60% को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो हमें अपनी नॉलेज को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना है, जो स्टेटमेंट दी है उसकी के ऊपर चलना है। तो यहाँ से चीज क्या हो गई, फॉल्स। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा गया है, इवन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स मोर देन दैट ऑफ द विलेजेस मे लैक एक्सेस टू 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो क्या चीज कही गई है। अब ये देखो, जो चीज इन्होंने यहां पे कही गई है कि 2 साल के अंदर अंदर क्या लिखा गया है, 16% को और जो है उसको ऐड किया जाएगा। बट यहां पे अगर हम चलेंगे, इवन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स मोर देन दैट ऑफ द विलेजेस में लैक, जितने भी ऐड किए जाएंगे उनसे ज्यादा जो है उनको क्या होगा, लैक होगा एक्सेस ऑफ 24 और इलेक्ट्रिसिटी, जो कि अपने आप में ही बिल्कुल सही है। यानी कि क्वेश्चन जो इसका आंसर है पहला फॉलो नहीं करेगा, और जो सेकंड है यानी कि जो आपके सामने लिखा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्या है यहाँ पे पेपर में आपके इसी तरीके से 4 ऑप्शंस आते हैं, या तो पहला होगा या दूसरा होगा, या तो कोई नहीं होगा, या तो बोथ 1 और 2 आ जाता है। ठीक है, अब क्या लिखा गया यहाँ पे, ध्यान से पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, और कंक्लूजन दूसरे पे है कि जितने भी टीवी सेट मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कहाँ पे, इंडिया में, सोलर एक ब्रांड है जिसके सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं। पहले इसको वीडियो को पॉज करके आंसर करना। क्या लिखा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि जितने भी टीवी सेट प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया में, सबसे ज्यादा जो सेल है वो किसकी है, सोलर एक ब्रांड है जिसकी सेल सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। अब क्या लिखा गया यहाँ पे पढ़ो, वॉल्यूम ऑफ सेल ऑफ ऑल ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड इज नोन। अब पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे क्या चीज है ना, आप लोग अब थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना। अगर हमें पता है कि सोलर की जो सेल है वो लार्जेस्ट है इंडिया में, तो यहां से चीजें ऑब्वियस है कि हमें बाकी जो ब्रांड्स है उनकी सेल के बारे में भी पता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स ऑफ ऑल ब्रांड्स ऑफ टीवी सेट मैन्युफैक्चर्ड इज नोन। पहला पॉइंट यहां पे क्या आता है, बिल्कुल सही। ठीक है, तभी हमें पता है कि सोलर की क्या है सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इस पॉइंट पे आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग भी लग सकती हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5th है इसको ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर। अब यहां पे बताओ क्या ये सही है, नहीं। अब देखो चीज क्या है, पेपर में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस डालता है, बहुत बेसिक लगते हैं, तभी मैंने कहा था इस पे 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। आमतौर पे अगर ये पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग पहला पॉइंट देखोगे ठीक करोगे, दूसरा पॉइंट देखोगे उसको भी आप लोग क्या कर दोगे, सही मार्क, और पेपर में गलत हो जाएगा। रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से पढ़ना। पेपर में क्या लिखी गई थी चीज, यहां पे लिखा क्या गया था कि ऑल द टीवी सेट मैन्युफैक्चर इन इंडिया सोलर ब्रांड हैज द लार्जेस्ट सेल। अब देखो इंडिया की रिस्पेक्ट में बात की गई है, इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल किसकी है, सोलर की है। अब हमें नहीं पता यहाँ पे, जो यहां पे लिखा गया है द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर। अगर यहां पे लिखा होता द प्रोडक्शन ऑफ नो अदर टीवी सेट इन इंडिया इज एज लार्ज एज दैट ऑफ सोलर, तो ये सही होता। बट यहां पे इंडिया मेंशन नहीं किया, तो ये हमारा यहां पे गलत हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहां पे जो चीज लिखी है, यहां पे ये नहीं पता कि किसी भी ब्रांड की सेल इस सोलर से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि यहां पे इंडिया के रिस्पेक्ट में पहले ही लिखा है कि बात हो रही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, अ ग्लास ऑफ वाइन डेली विद फॉर वुमेन विद ब्रेस्ट कैंसर कुड बूस्ट द सक्सेस रेट ऑफ ट्रीटमेंट। अब क्या लिखा गया है इसको ध्यान से पढ़ो। रिसेंट रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंगली कहा गया है कि 1 ग्लास वाइन का डेली पीने से जो विमेन है ब्रेस्ट कैंसर को जो उनकी ट्रीटमेंट है उसको बूस्ट मिल सकता है, यानी कि सक्सेस रेट को बूस्ट मिल सकता है। अब यहां पे क्या लिखा है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। वुमेन टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाइन डेली विल नेवर सफर फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। अब आप लोग खुद यहां पे समझदार हो, पेपर में आपको बता दूं यही लेवल के क्वेश्चन चलते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा। अब क्या लिखा गया है कि जो भी वुमेन ग्लास ऑफ वाइन डेली पीती हैं उनको कभी ब्रेस्ट कैंसर हो ही नहीं सकता, ये अपने आप में ही फॉल्स है।
क्यों? क्योंकि बात किसकी हो रही है? बात हो रही है जिनको ऑलरेडी है, और उनकी सक्सेस रेट जो है ट्रीटमेंट की वो बढ़ रही है किससे? ग्लास ऑफ वाइन से। ना कि यहाँ पे ये जर्नल नहीं लिखा गया कि ग्लास ऑफ वाइन से आप लोगों को कभी हो ही नहीं सकता। तो ये ऑब्वियस है, मान के चलो कि अगर आप लोगों ने टॉपिक कभी पढ़ा भी नहीं है तो भी आप पेपर में इसका आंसर कर दोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्लास ऑफ वाइन विल क्योर द वुमेन सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। सेम यही चीज लिखी है, तो ये क्या हो गया आपका? ट्रू, यानी कि सिर्फ आपका सेकेंड कंक्लूजन जो है फॉलो करेगा। समझ आया? नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, वापस से ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। अब क्या लिखा है यहां पे? सिक पीपल नीड मेडिसिन। बस इतनी सी स्टेटमेंट यहां पे आपको दे दी है, 2 कंक्लूजन आपको यहां पे लाकर रख दिए हैं। अब आपको इसी स्टेटमेंट से बताना है कि क्या चीज आपकी निकल के आ रही है। पहला पॉइंट पढ़ो, हेल्दी पीपल डू नॉट नीड मेडिसिन। अब यहां पे आप लोग सोचोगे नहीं, यहां पे कहां पे लिखा है कि हेल्दी पीपल भी तो लेते हैं मेडिसिन? स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है यहां पे सिक पीपल नीड मेडिसिन, यानी कि हेल्दी पीपल डू नॉट नीड मेडिसिन। यहां से चीज स्टेटमेंट सामने सामने निकल के आ रही है, ये कंक्लूजन आपका सही होगा। समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो। स्टेटमेंट में जो लिखा है हमें उसी को ही नॉलेज, उसी को ही सारी इंफॉर्मेशन को ही फॉलो करना है, और उसी से ही देखना है कि इसी स्टेटमेंट से क्या निकलता है। इसमें लिखा है कि जो बीमार लोग हैं वो मेडिसिन लेते हैं, इसका मतलब जो हेल्दी लोग हैं वो मेडिसिन नहीं लेते हैं। बिल्कुल सही कंक्लूजन है ये। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा। अब दूसरी चीज क्या है? पीपल कीप मेडिसिन इन देयर होम। अब आप लोग यहां पे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन है वो इसके साथ जा रहा है या नहीं? क्या कहीं पे भी घर पे मेडिसिन रखने की बात की गई है? नहीं। बात किसके रिस्पेक्ट में की गई है? बात की गई है सिक पीपल के रिस्पेक्ट में, कि उनको मेडिसिन चाहिए होती है। और बात यहां पे क्या थी? हेल्दी जो लोग हैं उनको मेडिसिन नहीं चाहिए होती। यहां पे कहीं पे भी ये बात नहीं की गई कि लोग अपने घरों पे मेडिसिन रखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट पे आते हैं। द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट। अब कई बार ना इस तरीके के आपके सामने आ जाएंगे, सिंपल सी लाइन लिखी होगी, उसके बाद 2 कंक्लूजन लिखे होंगे। अब पहले आप लोग इस वीडियो को पॉज करो, फिर आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना आंसर शुरू कर दो, या किसी पेज पे लिखना शुरू कर दो। क्या लिखा गया है यहाँ पे? स्टेटमेंट क्या दिया है, यानी कि इंफॉर्मेशन क्या दी गई है आपको कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर आपको किसी प्रॉब्लम से निकलना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है? आप क्या करो? उसको सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम से एस्केप करना है तो उसको सॉल्व कर दो। अब लिखा क्या है यहाँ पे? योर लाइफ विल बी डल इफ यू डू नॉट फेस अ प्रॉब्लम। अब ध्यान से इसको पढ़ो, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशंस विद यू। अब एक बारी पहले आप लोग ध्यान से आराम से पढ़ना, इन क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना, गलत होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कि 100% एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है पेपर में, लेकिन हमें वो करनी पड़ेगी, क्योंकि जिन जिन सिलेबस में टॉपिक्स में ये लिखा गया है उसमें पेपर में वैकेंसीज कम है। तो देखो पहली चीज क्या लिखी गई है? योर लाइफ विल बी डल इफ यू डू नॉट फेस अ प्रॉब्लम। बात किसके बारे में की गई है? बात की गई है प्रॉब्लम को अगर आपको एस्केप करना है तो आपको उसको सॉल्व करना है। कहीं पे भी यहाँ पे लाइफ के बारे में बात नहीं की गई, कहीं पे भी ये नहीं कहा कि आपकी लाइफ डल हो जाएगी अगर आप लोग प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। तो इस स्टेटमेंट से तो ये कंक्लूजन कहीं पे भी निकल नहीं रहा। दूसरी चीज क्या है? यहां पे क्या लिखा गया है? प्रॉब्लम के बारे में ही बात की गई है। लिखा है टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशंस विद यू, यानी कि ये आपके जो है स्टेटमेंट के साथ बिल्कुल जा रहा है। यानी कि वहां पे भी ये कहा गया था कि अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसको एस्केप करने का बेस्ट वे है कि आप उसको सॉल्व करें। और यहाँ पे भी लिखा है कि अगर आपको लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है उसको एस्केप करना है तो आपके पास कुछ सोल्यूशन हमेशा होने जरूरी है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर से क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ो। देखो सेम इसी लेवल का पेपर में JKSSB पूछता है, सिंगल लाइन लिख के डाल देगा, आप लोग उसके बाद कंक्लूजन में सोचते रह जाओगे कि क्या अप्लाई करना है। क्या लिखा है? इंडियाज इकोनॉमी इज डिपेंडेंट मेनली ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, जो हमें डेटा दिया है किस पे दिया गया है? पहले देखो इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। पहले कंक्लूजन पे आते हैं। ट्री शुड बी प्रिजर्व टू इंप्रूव द इंडियन इकोनॉमी। अब क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा गया है यहां पे? क्वेश्चन नंबर 9th का पहला कंक्लूजन पढ़ा जाए।
क्या ये चीज सही है? देखो, इंडिया की इकोनॉमी अगर डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे, तो हमें क्या लिखा गया है, तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रीज को प्रिजर्व करना चाहिए। अगर हम ट्रीज को प्रिजर्व करेंगे तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है जो वो इंप्रूव होगी। बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, और कंक्लूजन यहाँ से निकल भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के ही सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या, कि जब भी आपको ये वर्ड दिख जाएगा ना, इसको आप लोग क्या कर देना, फॉल्स, लाइन भी मत पढ़ना। इंडिया वॉन्ट्स ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशन। देखो, अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं पता ना, आप लोग इसको पढ़ोगे पेपर में, आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, इंडिया वॉन्ट ओनली मेंटेनेंस ऑफ फॉरेस्ट टू इंप्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस। आप लोग ये पढ़ोगे, आप लोग पेपर में इसको सही मार्क करके आओगे। लेकिन मैंने आपको बता देना, जब कभी भी वर्ड यूज होगे ना, ओनली, ऑल, ये आपके ऑटोमेटिकली हमेशा गलत होंगे। ठीक है, फॉल्स इसको हम लोगों ने मार्क कर देना, पढ़ना भी नहीं है। और इसका आंसर बिल्कुल 9th का ऑप्शन, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो है। समझ आया ये कंसेप्ट? सिर्फ और सिर्फ हमें जब भी कंक्लूजन निकालना है उसमें हम लोग कभी भी, और हाँ एक चीज और याद रखना, कभी भी हार्श पेनल्टीज जो हो गई वो कभी भी यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। यानी कि मान लीजिए आपको स्टेटमेंट गिवन है एक यहाँ पे कि ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलो, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए कंक्लूजन में लिखा है इफ यू डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल्स यू विल बी इन प्रिजन। तब यहां पे क्या है, कभी भी हार्श पेनल्टीज दिखेगा ना, आपको उसको भी हमेशा फॉल्स करना है। ये भी चीज याद रखना है। स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, उसमें ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। फिलहाल वो सिलेबस में है नहीं, कभी अगर ऐड हुई तो मैं वो भी आपको पढ़ा दूंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दिस वर्ल्ड इज नीदर गुड नॉर इविल, ईच मैन मैन्युफैक्चर्स अ वर्ल्ड फॉर हिमसेल्फ। अब पॉइंट नंबर 10 पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा गया है। स्टेटमेंट को आप स्टेटमेंट की जगह ना पढ़ के इन्फॉर्मेशन पढ़ो कि हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि दुनिया ना ही बुरी है ना ही अच्छी है, हर एक इंसान अपने लिए खुद मैन्युफैक्चर करता है वर्ल्ड को। अब पॉइंट पे आ जाओ कि कुछ लोगों के लिए दुनिया अच्छी है, कुछ लोगों के लिए दुनिया बुरी है। बात सिंपल है, दोनों फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही लिखा गया है कि दुनिया अच्छी बुरी नहीं होती और हर एक इंसान अपने लिए ये खुद मैन्युफैक्चर करता है। और यहाँ पे भी ये लिखा है कि कुछ लोगों को ये अच्छी लगती है और कुछ लोगों को ये बुरी लगती है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे फॉलो करेंगे। यही लेवल जेके एसएसबी का है, यही लेवल जेके एसएसबी पूछता है। नेक्स्ट पे आते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। अब ये क्या है, अब आपको ये पता होना चाहिए, बहुत रेयर केसेस में पूछा जाता है। ये ग्रीक फिलोसोफर है एक, उनका एक क्योट है। अब यहां पे इसको भी समझने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या लिखा गया है। आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। पहला पॉइंट क्या है, राइटर्स नॉलेज इज वेरी पुअर। और दूसरा पॉइंट क्या है, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। अब आप लोग बताओ यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। 11th का आंसर क्या होगा, ध्यान से इसको पढ़े। देखो, ये ग्रीक फिलोसोफर ने लिखा है आई नो नथिंग एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ माई इग्नोरेंस। अब हमें नहीं पता कि भाई राइटर की नॉलेज पुअर है या नहीं, तो ये तो फॉलो करेगा नहीं। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट पढ़ोगे तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज टू वास्ट टू बी एक्सप्लोर्ड बाय अ सिंगल पर्सन। ये बिल्कुल फॉलो करेगा क्योंकि इसी के साथ ही जा रहा है, इसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन यहाँ पे है, दोनों फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ अवर नेशन विल लीड टू डिप्लेशन ऑफ मैनी एसेंशियल रिसोर्सेज। देखो अब क्या लिखा गया है, पॉइंट नंबर 12 को ध्यान से पढ़ना, फिर इसके किसी भी कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे। क्या लिखा गया है, जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है आज की डेट में हमारी नेशन की, वो लीड कर रही है किसको, डिप्लेशन ऑफ मैनी एसेंशियल रिसोर्सेज। अब बात क्या की गई है, पॉपुलेशन के लिए बोला गया है नेशन की, और किस चीज के बारे में बात की गई है स्टेटमेंट में, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसको देखा जा रहा है कि क्या हो जा रही है, लिमिटेड। अब हमें इसको समझना है। पहले इंफॉर्मेशन किसके लिए दी गई है, जो हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज, उसकी वजह से रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो रही है। सिंपल ये चीज हमें कही गई है, ये स्टेटमेंट हमें कही गई है। अब इसके कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं, पॉपुलेशन ऑफ अवर नेशन कैन बी कंट्रोल्ड। देखो पॉपुलेशन के बारे में यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि कंट्रोल करना है नहीं करना है, बट जो बात की गई है, जो चीजों को लिखा गया है, वो ये लिखा गया है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन से क्या हो रहा है, रिसोर्सेज लिमिटेड हो रहे हैं। तो कंक्लूजन में ये चीज जो है फॉल्स हो जाएगी। देखो है ये चीज लिखा हुआ बिल्कुल सही है कि पॉपुलेशन हमारी नेशन की क्या होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए हमें, लेकिन अपनी नॉलेज को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करना, हमें यहाँ पे चीजों को अज्यूम जो है वो नहीं करना। जिस रिस्पेक्ट में बात हो रही है उसी रिस्पेक्ट में हमें कंक्लूजन चाहिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं,
द नेशन विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू इट्स सिटीजन्स। अब यहां पे देखो, यहां पे इस पॉइंट पे आओ। अब आप लोग सोचोगे यहां पे सिटीजन्स के बारे में तो बात ही नहीं की हुई। सिटीजन्स के बारे में जरूर बात की गई है। जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है ये सिटीजन ही है यहाँ पे, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो एसेंशियल रिसोर्सेज कम हो रही है, यानी कि जो नेशन है वो आने वाले टाइम में विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड अ डिसेंट लिविंग टू इट्स सिटीजन्स, बिकॉज जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जा रही है, लिमिटेड। दोनों यहां पे चीजें बात की गई हैं और ये फॉलो करेगा। अब यहां पे ये चीजें हैं जो आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, थोड़ा सा ध्यान लगा के चीजें आ जाएंगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रैक्टिस तभी हम लोग यहाँ पे आज क्वेश्चंस की करें। आज कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चंस करने की, 15 हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 5 मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके बाद 15 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आप लोग चीजों को देखो। फिर ये 5 मैं कल आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है, द गवर्नमेंट विल रिव्यू द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ द डीजल प्राइस इन व्यू ऑफ फर्दर स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। क्या लिखा गया है यहाँ पे, जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी प्रेजेंट पॉलिसी, किसके प्रेजेंट पॉलिसी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगा, रिव्यू करेगा किसको, प्रेजेंट पॉलिसी को, किसकी, डीजल प्राइस की, इन व्यू ऑफ फर्दर स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। अब क्या लिखा गया है यहाँ पे, पहले पॉइंट पढ़िएगा, द गवर्नमेंट विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द डीजल आफ्टर द इमिनेंट स्पर्ट इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे, गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की गई है, गवर्नमेंट रिव्यू करेगा पॉलिसी को, किसकी, डीजल जो प्राइस की है, और यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, प्राइस को जो डीजल का है उसको इमिनेंट स्पर्ट कर दिया जाएगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देखने के बाद। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को जो है, इसी कंक्लूजन को, इसी स्टेटमेंट को इसी रिस्पेक्ट में कहा गया है, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन पॉइंट नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे क्या कह रहा है। सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे कह रहा है, द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज द प्राइस ऑफ डीजल टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड ग्रोथ रेट। देखो अब वही चीज है, पहला पॉइंट भी क्या था, पहला पॉइंट जो था सेम उसी पॉइंट पे था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का ध्यान रख के, यहाँ पे सारी चीजों को ध्यान में रख के फिर जो स्टेप है वो लिए जाएंगे। रिव्यू करेगी पहले पॉलिसीज, और उसके बाद लिखा गया कि इंक्रीज करेगी किसको देख के, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को देख के। अब यहाँ पे क्या है, देखो हम लोगों को लगेगा कि पढ़ने के बाद लाइन की बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट क्या करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा डीजल को टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड ग्रोथ रेट। अपने नॉलेज के हिसाब से कंक्लूजन को सिर्फ अगर हम पढ़ेंगे हमें बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो स्टेटमेंट है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ना ही वहां पे कहीं पे एक्सपेंडिचर की बात की गई है, ना ही वहां पे कहीं पे ग्रोथ रेट की बात की गई है, ना ही वहां पे प्रॉपर बैलेंस की बात की गई है। वहां पे सिर्फ ये कहा गया है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, पहले व्यू करेगा पॉलिसीज को इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की, फिर कोई भी जो है डिसीजन लेगा। तो यहां पे इस चीजों के बारे में बात कहीं पे नहीं की, तो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। ये चीज आप लोगों को समझनी है, समझ आया। यहां पे कहीं पे भी इसके बारे में बात नहीं की। हाँ पढ़ोगे तो ये तो बिल्कुल बेस्ट लग रहा है कि हाँ यार ये तो सही है। ये क्यों सही लग रहा है, क्योंकि हमने अज्यूम किया है, हम लोगों ने माना है कि ये चीज बिल्कुल सही है, हम लोगों की नॉलेज जो है वो कह रही है कि हाँ ये चीज सही है, बट स्टेटमेंट में ये कहीं पे मेंशन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा डिस्कस, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे। 15 to 20 आपको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है। पहले आ जाओ, क्या लिखा गया है यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं पहले उसको पढ़ेंगे। क्या लिखा गया है, द प्राइम मिनिस्टर एम्पैथेटिकली स्टेटेड दैट दिस गवर्नमेंट विल मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड्स। ध्यान से पढ़ना इसको। क्या कहा गया है, पीएम ने कहा है कि गवर्नमेंट हर एक स्टेप को उठाएगी जिसकी वजह से क्या हो, जितने भी पुअर हैं फार्मर्स या फार्म हैंड्स उनको अपलिफ्ट किया जाए। सिंपल अप्रोच ये आपको यहाँ पे कही गई है, यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है या जो आपको क्वेश्चंस का कंक्लूजन ढूंढने हैं वो आपको स्टेटमेंट से ढूंढने हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि गवर्नमेंट हर एक पॉसिबल जो एफर्ट है उसको डालेगी ताकि अपलिफ्टमेंट हो पुअर फार्मर्स की और फार्म हैंड्स की। अब कंक्लूजन में क्या लिखा है उसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कंक्लूजन में यहाँ पे क्या लिखा है इसको एक बार ध्यान से पढ़िएगा। कंक्लूजन में मेंशन किया गया है, एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स एंड फार्म हैंड ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। अब ध्यान से इसको पढ़ना, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से पढ़िएगा। पहली चीज क्या लिखा है यहाँ पे,
ऑल अदर्स हैव गॉट बेनिफिट्स ऑफ रूट एंड डेवलपमेंट। अगर आप लोगों ने उस स्टेटमेंट को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल समझाया था, अगर आपने पढ़ा है ना, उसके बेसिस पे भी आप इसको फॉल्स मार्क कर सकते हो। क्या लिखा गया है? पुअर फार्मर्स और फार्म हैंड्स के अलावा जितने भी बाकी हैं उनको बेनिफिट मिल चुका है डेवलपमेंट का। और क्वेश्चन में क्या है, जो हमें स्टेटमेंट दी है वहां पे किसी और की बात की ही नहीं गई, बात की गई है पुअर फार्मर्स की। और यहाँ पे एक्सेप्ट पुअर फार्मर्स और फार्म हैंड यहाँ पे लिखा गया है, तो ये अपने आप में ही फॉल्स है, क्योंकि ऑल अदर्स यहाँ पे एक जो वर्ड है वो यूज हो चुका है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। नो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड इन द पास्ट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, वापस से ध्यान से पढ़ो, मैंने आपको इसीलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा बना देता हूं। बात किसकी की गई है? प्रधानमंत्री की, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, हर एक स्टेप लेगी पुअर फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट के लिए। यहाँ पे कहीं पे ये बात नहीं की गई कि जो पहले आती थी या जो पहले गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया। नो सीरियस एफर्ट हैव बीन मेड इन पास्ट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ फार्मर्स, इसके बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपके दोनों फॉल्स हो जाएंगे। आई होप यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर होगा आपके दोनों जो हैं वो फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाओ, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे आओ, क्या लिखा गया है? कंपनी एक्स हैज अ रिकॉर्ड इन मेकिंग कैमराज with quality and modernization to ensure that you do not lose even a single shot despite bad weather। अब ध्यान से पढ़ो क्या लिखा गया है। बात किसकी की गई है? कंपनी एक्स की। कोई कंपनी एक्स है जो क्या बनाती है? कैमरा बनाती है। कैमराज में क्या होता है? ये यूज करते हैं क्वालिटी और जितना भी मॉडर्नाइजेशन है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी आपकी सिंगल शॉट भी खराब नहीं होती। किसकी वजह से? बैड वेदर की वजह से। अब देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गलत हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, नो अदर कंपनी हैज एनी रिकॉग्नाइजेशन इन कैमरा इंडस्ट्री। जब भी मैंने आपको बता दिया ये वर्ड यूज हो गए, ये अपने आप में क्या हो जाते हैं? फॉल्स हो जाते हैं। इसको आपको सोचने की भी जरूरत है कि स्टेटमेंट में बात की गई है नहीं की गई, ये अपने आप में आपका फॉल्स हो जाएगा। एनी कंपनी कॉमन मैन कैन टेक गुड फोटोग्राफ यूजिंग ए कैमरा ऑफ कंपनी एक्स। अब देखो यहां पे क्या है, क्या बात की गई है, पहले आपको वो समझना होगा। यहां पे क्या बात की गई है? यहां पे बात की गई है कंपनी एक्स के बारे में। कंपनी एक्स क्या बनाती है? कैमरा बनाती है। कैमरा वो बनाती है जो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसकी वजह से कोई भी सिंगल शॉट भी मिस नहीं करता बैड वेदर की वजह से। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूरी बात है। अब यहाँ पे ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया हुआ कि कोई भी कॉमन मैन यहाँ पे आके अगर ये कैमरा उठाएगा तो वो एक काफी अच्छा फोटोग्राफ ले लेगा। अगर आप इसी कंपनी को रख के फोटो खींचोगे खराब आ जाएगी। लेकिन पर्सनल नॉलेज नहीं हमें यहाँ पे लेके आनी, अपना कोई चीज को अज्यूम नहीं करना। और यही यहाँ पे है कि कॉमन मैन के बारे में बात ही नहीं की गई, बात की गई है कंपनी एक्स के बारे में। ठीक है, तो यहां से ये भी क्या हो जाएगा? ये भी आपको हो जाएगा फॉल्स। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं दूंगा आपको 5 होमवर्क, इसको आप लोग पॉज करें या फिर आप इसको आराम से देखें। मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूँ। इंटरव्यू पैनल में सिलेक्ट अ स्टूडेंट हु इज नीदर possessing the abilities of desired level nor any value assumptions। अब कंक्लूजन क्या लिखा गया है? इंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट्स इन इंटरव्यू पैनल डज नॉट इंश्योर दैट द सिलेक्शन विल बी मेड प्रॉपरली। इंटरव्यू प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन हैज सम लिमिटेशन। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे? ही emphasized the need to replace the present training program by other methods which will bring out the real merit merit of the managers। कंक्लूजन यहाँ पे आपके सामने है। इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, हम सॉल्व भी करेंगे। फिलहाल इसका वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 को भी आप लोग एक बारी ध्यान से सॉल्व करना और क्वेश्चन नंबर 20 को भी आप लोग करना। कल हम लोग करेंगे ही पहले आके इन 5 क्वेश्चंस को देखेंगे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 में से 5 सही हुए। जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना अपने, या फिर अपनी नोटबुक पे रखना। जो पार्ट सेकंड कर लाऊंगा मैं, उसमें हम लोग 15 और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट 20 करेंगे, इन 5 को भी सॉल्व कर देंगे। उससे क्या होगा, ये टॉपिक आपका और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे खुद नहीं करवाए, थोड़े क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखे हैं। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही हो सकेगा। तो मैं ये 5 क्वेश्चंस को अलग से ही खींच के हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहां से भी लेके इसको प्रैक्टिस कर पाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और हाँ, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप लोगों को बता दूं हमारा मॉक टेस्ट शेड्यूल आपके सामने आ चुका है। हर एक टेस्ट को हम लोग ऐसे देंगे कि ये हमारा फाइनल एग्जाम हो, और इसके बाद एनालिसिस वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और रही बात यहाँ पे दूसरी कि जब भी हम लोग यहाँ पे ये चीजें करेंगे
कोशिश करेंगे कि चीज़ों को इम्प्रूव करें, और हर एग्जाम के साथ हम लोग, हमारा टारगेट है कि हम लोग जो बार हम लोग एक सेट करते हैं उसको रेस करते चले। तो इस बार आप लोग देखेंगे इन एग्जाम्स के साथ। तो चलो आज के लिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही। आप लोग जो नए हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसमें 100% एक्यूरेसी मैंने कहा है कि मेंटेन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये करनी पड़ेगी। तो बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। इसी का पार्ट सेकंड लेके आएंगे जिसमें हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।